नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम सपनों की उड़ान में। सपनों की उड़ान ये उन बच्चों की सपनों की उड़ान है जो यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से बाहर निकल के आते हैं, पढ़ाई पूरी करके आते हैं और अपने लिए रोज़गार और करियर की संभावनाएं तलाश करते हैं। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई आपके पास आने वाले जीवन में क्या संभावनाएं हैं रोज़गार को लेकर के। जिस विषय में आपने एक डिग्री हासिल करी है, उस डिग्री के साथ आपके लिए क्या संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, कैसे आप अपने करियर को संवारें, कैसे उन करियर की ऊंचाइयों पे पहुंचें जो हर एक का सपना होता है। और इस सब सवालों को जवाब देने के लिए हम अपने स्टूडियोज़ में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर रतन सिंह शेखावत सर। आपका सर इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। रतन सिंह जी का परिचय ये है साहब कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से आपने पहले ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद 10 साल से अब आप कॉलेज से जुड़े हुए हैं। ही इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स। तो एक तरीके से कहें तो बहुत नज़दीक से बच्चों के करियर को ये लोग संवार रहे हैं। हम सवाल इनसे करेंगे और हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी है, बच्चे भी आए हुए हैं सर। बच्चे भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। बातचीत बहुत बेबाक बच्चों के करियर को लेकर के होने वाली है, तो बड़ी साफ गोई से होगी। मेरे सवाल भी उसी साफ गोई से होंगे। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल सर ये है कि पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में, यानी कि जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन की बात करें हम लोग, आजकल यही ज़रा पढ़ाया जाता है और यही एक चलन में भी है। इसमें रोज़गार के बच्चों के लिए किस प्रकार के अवसर होते हैं? जी धन्यवाद। देखिए, पत्रकारिता और जनसंचार में रोजगार की संभावनाएं, एक समय ये सही कहें तो पत्रकारिता जब प्रारंभ में तो पत्रकारिता ही केवल होती थी जी। और पत्रकारिता को भी कोई आज से 50, 60, 70 साल पहले तो केवल मिशन की तरह ही देखा गया कि पत्रकारिता में रोजगार नहीं है, पत्रकारिता एक मिशन है, एक उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए ये की जाती है। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और इसीलिए उसको डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। लेकिन समय के साथ में अब जब उसमें संभावनाएं इतनी हो गई हैं तो एक प्रोफेशन के तौर पर इसको लेने लगे हैं और इसलिए अब जो विद्यार्थी आ रहे हैं तो वो केवल मिशन नहीं, उसको करियर के विकल्प के तौर पर भी अपना रहे हैं, जो कि बहुत जाहिर सी बात भी है सर। और जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर पत्रकारिता करता है, और देखिए पत्रकारिता है ही लक्ष्य को लेके, क्योंकि उसके ऊपर देखिए तो एक जिम्मेदारी है, करियर से बड़ी चीज उसके लिए एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी होती है किसी भी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र मीडिया के रूप में एक पत्रकार करता है तो वो है। लेकिन स्वाभाविक है कि परिवार भी उसका होता है और परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उसको करियर के विकल्प के तौर पे भी उसको देखना होता है। तो अगर मैं सही कहूं तो भारतीय मीडिया या भारतीय पत्रकारिता या भारतीय पत्रकारिता और जनसंचार पूरा अगर समग्र रूप से उसको कह लें तो उसने एक लंबा सफर इस बीच तय कर लिया है। और आज अगर देखें तो जनसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें पत्रकारिता भी एक है, रोजगार की बड़ी सारी संभावनाएं हैं। कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि क्या पत्रकारिता में उतनी संभावनाएं नहीं है, रोजगार की उस तरह के करियर के विकल्प नहीं है जिन पर पूरा निर्भर रहा जा सके जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ करियर के दूसरे विकल्प भी इतने सारे हैं कि अगर किसी को लगता है कि सक्रिय पत्रकारिता जो कि वो करना चाहता है केवल एक लोकतंत्र में अपनी भागीदारी के नाते, अगर उसके अलावा भी उसको लगता है कि करियर के बड़े विकल्पों को देखे तो उसके अलावा भी बड़े सारे विकल्प हैं। जैसे उसमें जनसंपर्क का एक बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र, जिसमें पब्लिक रिलेशंस में अगर कहें कि गवर्नमेंट के अलावा, पब्लिक सेक्टर के अलावा वहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर उसकी ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो कम्युनिकेशन में की आर्ट में दक्ष हैं। तो वहाँ पर वो इस अपनी उम्मीदों को भी पूरा कर सकते हैं कि वहाँ पे जो बड़े पैकेजेस की बात होती है, अच्छी सैलरी भी वहाँ ले सकते हैं, और स्वाभाविक तौर पर अपनी जो कला है जिसमें अच्छा लिखने की, अच्छा बोलने की और पत्रकारिता करने का हुनर, तो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के नाते वो दूसरे क्षेत्रों में उन संभावनाओं को देख सकते हैं। यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि इस समय पे जो है, आज के दौर में हम जो देख रहे हैं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया भर में जो बदलाव हो रहा है, पत्रकारिता और जनसंपर्क, पीआर, दोनों ही एक तरीके से एक सोर्स उभर रहे हैं जो पहले बहुत छोटा मोटा तौर पे होता था, शौकिया कर लिया या मिशन के तौर पे कर लिया, अब एक पूरा पक्का रोजगार बन गया है, संभावनाएं हैं इनके अंदर। जी स्वाभाविक है। देखिए, अगर जब हम पत्रकारिता की बात करें, बहुत सारे लोग पत्रकारिता और जनसंपर्क को दो अलग विधाएं देखते हैं जी। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं
तो जनसंपर्क कर्मी भी पत्रकारों से बिल्कुल उसी तरह संपर्क में रहता है और कई बार ये रोल रिवर्सल जैसा होता है। एक समय खूब समय तक पत्रकारिता कर चुका व्यक्ति एक समय पीआर का काम कर रहा होता है। पीआर का काम करते हुए उसको वो सारी जो स्किल्स उसने पत्रकार के नाते सीखी हैं वो उनका उपयोग वहां करना होता है, क्योंकि जिसको हम वहां पर मीडिया हैंडलिंग बोलते हैं। तो मीडिया हैंडलिंग शब्द एक गलत टर्म की तरह यूज होने लगा, अदरवाइज वो मीडिया रिलेशंस मेंटेन कर रहा होता है। उसको अपने क्लाइंट, अपने संगठन के बिहाफ में, जिस व्यक्ति के लिए वो जनसंपर्क का कार्य कर रहा है उसके बिहाफ में मीडिया कर्मियों से संपर्क रखना होता है और मीडिया को वो सूचनाएं और वही समाचार उपलब्ध कराने होते हैं जो जर्नलिज्म में वो खुद कलेक्ट कर रहा होता था। देखिए प्रोफेसर साहब, ये बात तो तय है कि किसी बड़े फंक्शन में चले जाएं, कोई बड़े बड़े अधिकारी हों, नेतागण हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, किसी को बुला लें, अंत में ज़रूर बोलता है जब किसी सबका इंट्रोडक्शन करता है, मेरे मीडिया के दोस्तों। तो ये मेरे मीडिया के दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ बच्चे भी हमारे पास हैं सर, मैं बच्चों से भी सवाल लेना चाहूँगा, साथ में मैं भी पूछूंगा। मैं चाहता हूँ बच्चे भी आपसे इंटरेक्ट करें, वो सवाल हो जाए। तो कोई बच्चे हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे समक्ष, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? अच्छा, आप अपना सवाल पूछना चाहेंगे? सबसे पहले बताएं कि आपका नाम क्या है। जी, मेरा नाम देव पंड्या है। जी, देव पंड्या, कहाँ से हैं आप? मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? मैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस मास्टर्स में कर रहा हूँ। वेरी गुड। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में पीआर जो इसमें जा रहा है, तो उसके लिए रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में कोई बच्चा जाना चाहता है, स्टूडेंट जाना चाहता है, तो रोजगार के क्या क्या अवसर हैं? किसमें, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में? अरे बहुत संभावना है, तो बहुत संभावना है। तो क्या क्या संभावना है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर। थैंक यू। जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है। देखिए, ये सही है कि सरकारी नौकरियों के अवसर किसी भी क्षेत्र में सीमित ही होते हैं, चाहे वो आईटी या किसी दूसरे तरह के हों। तो मीडिया के लिए भी वैसा ही है। जो जनसंपर्क के क्षेत्र में, पीआर के क्षेत्र में जो अवसर होते हैं, तो सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, सबको अपना एक पीआर डिपार्टमेंट रखना होता है और उसके जरिए वो लोग अपनी योजनाएं, अपनी नीतियों के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए पीआर डिपार्टमेंट में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी इस रूप में भर्तियां करते हैं। तो ये अवसर तो सीमित होते हैं, ये स्वाभाविक है। किसी भी राज्य के लिए सर 200, 300, 400 से ज्यादा कर्मचारियों का बड़ा डिपार्टमेंट हो नहीं सकता। पीआर का जनसंपर्क विभाग किसी भी राज्य का या केंद्र में भारत सरकार का है तो वो थोड़ा बड़ा है, जहां पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कई सारी इकाइयां कार्य करती हैं। पीआईबी है, डीएवीपी है, इस तरह के, जहां पर भारतीय सूचना सेवा के जो अधिकारी कार्य करते हैं उसमें भी दो स्तर से आते हैं, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप ए। तो ये लोग बेसिकली जनसंपर्क का कार्य केंद्र सरकार के लिए करते हैं। तो वो टीम थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो टीम भी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो जनसंपर्क या पत्रकारिता के क्षेत्र में जो जितने ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं उन सबको वहां रोजगार मिल सके। तो ये एक वाजिब प्रश्न है कि फिर अगर इस क्षेत्र में इस कोर्स को करें तो फिर कहां अवसर है? प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर है, कई बार जनसंपर्क के लोग इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में पीआर के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंपर्क चाहे कंपनी छोटी हो, मझोली हो, बहुत बड़ी हो, सबको अपना जनसंपर्क विभाग रखना है और अपना जनसंपर्क कार्य करना है, जिसमें उनको अपना छवि निर्माण, इमेज बिल्डिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, अपना प्रोडक्ट सर्विसेज का प्रमोशन, इस तरह के कार्य करने हैं। ये किसी को ये लग सकता है कि ये पत्रकारिता से इतर कार्य है, स्वाभाविक तौर पे पत्रकारिता से इतर है, लेकिन ये रचनात्मक कार्य है और जो इस क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं वही लोग इसको कर सकते हैं। तो वहां पे बड़ी संभावनाएं हैं। ये पीआर एजेंसीज के जरिए या जो कंपनीज के जो जनसंपर्क विभाग होते हैं सीधे, इनमें सभी तरह से उपलब्ध रहती है। ये जरूर है कि उनके लिए कौशल की जरूरतें, अपनी नॉलेज एंड स्किल्स जिनको आप कहते हैं, इनकी जरूरतें, वो लोग सबसे बड़ा पैमाना उनका यही होता है। और तकरीबन सर, मैं ऐसा जानता हूं कि मैं खुद जुड़ा हुआ हूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, तकरीबन हर कंपनी में एक पीआर का डिपार्टमेंट होता है, तो पीआर की बहुत संभावना है। मेरा आपसे अगला सवाल यह है सर, हम अक्सर ये बात करते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस से कॉर्पोरेट की ओर, और कैंपस टू कॉर्पोरेट में हम जब देखते हैं तो ये अमूमन पाते हैं कि जो कैंपस में पढ़ाया जा रहा है और जो कॉर्पोरेट में हो रहा है वो कुछ कुछ भिन्न होता है, हकीकत की दुनिया में अलग है।
जो दुनिया वास्तविक दुनिया है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, और जब वास्तव में पत्रकारिता करते हैं या पीआर करते हैं या कहीं और जो भी संभावनाएं तलाशते हैं, जॉब में आते हैं या अखबार नवीस का करते हैं, तो दुनिया अलग हो जाती है और दुनिया बहुत अलग हो जाती है। आप इस बदलाव को या फिर आपस में जो बैलेंस है वो कैसे बिठाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए? भाई बहुत आप सही, क्या गाइड करते हैं? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। देखिए मैंने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल काम किया, तो मैंने खुद सक्रिय पत्रकारिता की बड़े मीडिया हाउसेज में, मैंने प्रिंट मीडिया में ज़्यादा समय कार्य किया। बाद में मैं थोड़े समय जनसंपर्क अधिकारी भी रहा राजस्थान सरकार में। उसके बाद में मैं पिछले 11 साल से शिक्षण कार्य में हूँ, पत्रकारिता और जनसंपर्क के क्षेत्र में। मैं जब इस पूरे अपने अनुभव को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो कॉलेज में या पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, उसकी सैद्धांतिक समझ का होना बहुत जरूरी है। आप जब फील्ड में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जब अब ये जॉब में जाएंगे, तो वहां पर कई बार ये कहा जाता है कि ये तो कुछ चीजें आपके काम नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका सैद्धांतिक अगर ज्ञान अगर व्यक्ति को है, तो वो व्यक्ति जब कार्य कर रहा होता है तो उसको बहुत आसान हो जाती हैं चीजें उसके लिए। मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि जैसे अगर जिसको मीडिया के सामाजिक सिद्धांत या सरोकारों के बारे में जिसने समझ है, तो वो अपनी पत्रकारिता करते हुए इन चीज़ों को ज़्यादा संजीदगी से और संवेदना से पेश आएगा कि ये करने से इसके इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये मैंने सैद्धांतिक तौर पे कहीं पढ़ा है किसी किताब, या क्योंकि सिद्धांत जो पत्रकारिता के सिद्धांत या जनसंपर्क के आज के सिद्धांत हैं, वो पूर्व में किसी न किसी ने अपने अनुभव के आधार पर ही, व्यावहारिक अनुभव के आधार पर ही उनको सैद्धांतिक रूप दिया है। तो आप एक बात और सर, तो क्या इसमें मतलब फिर अब जो क्यूरिकुलम बच्चों का बनता है वो बदल रहा है फिर? बिल्कुल नहीं, हाँ ये जरूर है। देखिए कि हम जब लोग ये पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो हमारे यहाँ पे केवल जो अकादमिक ज्ञान रखने वाले प्रोफेसर्स ही नहीं, हम लोग जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र के या जनसंपर्क के क्षेत्र के या विज्ञापन के क्षेत्र के भी, उन लोगों को जो उस उद्योग में, मीडिया उद्योग में या जनसंपर्क उद्योग में बहुत समय दे चुके होते हैं, हम उनको भी शामिल करते हैं जब पाठ्यक्रम तक का निर्माण करते हैं। मैं आपको बताऊं सर एक बात, 2 साल तक लगातार मैं आप ही की यूनिवर्सिटी के अंदर मेंबर था बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रहा हूं, तो कई बार मुझसे पूछा जाता था भाई कि आप भी आएँ हमारे साथ और जुड़ें, कॉर्पोरेट जुड़े और कोर्सेज को डिज़ाइन करें। तो मैंने जितना भी मेरे को समझ थी तो मैंने ज़रूर उसमें दिया था। हाँ, और मुझे बड़ी खुशी उस समय पे हुई थी कि वाकई में जो चेंजेस लेकर के आ रही है आपकी यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज़, तो वाकई में प्रैक्टिकल जो हो रहा है आम दुनिया में और जो आप पढ़ा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक तालमेल लेकर के आ रहे हैं। एक सवाल हम बच्चों से अपना किसी और ले लेते हैं। किसी और बच्चे को कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछें हमसे। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद सालिक है और मैं अभी मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ न्यू मीडिया में। तो सर मेरा इंटरेस्ट जो है वो रीजनल जर्नलिज्म में है। तो न्यू मीडिया का इस्तेमाल करके रीजनल जर्नलिज्म में मैं अपना करियर कैसे बना सकता हूँ? तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप राजस्थान में रहना चाहते हैं और यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं? जी सर, बहुत कमाल की बात है। ये अक्सर ये देखा जाता है कि बॉम्बे जाओ या दिल्ली जाओ, राजस्थान भी अपने आप में बहुत बड़ा देश है, 8 करोड़ राज्य है, 8 करोड़ की आबादी है, बहुत संभावना है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है। देखिए, एक समय ऐसा लगता था कि बड़े शहरों में, महानगरों में जाके ही आप पत्रकारिता कर सकते हैं या आपके लिए अवसर रोजगार के वहीं पर हैं, जॉब करियर वहीं बनेगा। लेकिन ये जिस तरह के तकनीकी बदलाव इस समय आए हैं, न्यू मीडिया का इमरजेंस जैसा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मैं तो उसी विद्यार्थी, आप न्यू मीडिया के ही हैं, तो ऐसे समय में आपके लिए मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि अगर आप अपने गांव में भी हैं और अगर आप पत्रकारिता या जनसंचार में प्रशिक्षित हैं, तो आपके गांव में भी आपके लिए रोजगार के अवसर हो सकते हैं। अच्छा। और आप राजस्थान में, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे खुद के जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ चुके हैं, उन लोगों ने केवल खुद से यहाँ से पढ़ाई करके खुद से ही अपने स्टार्टअप, इस तरह के यूट्यूब चैनल या और दूसरे जैसे पोर्टल है या कंटेंट राइटिंग का, इस तरह के कार्य उन्होंने, या अपनी कंसल्टेंसीज यहाँ तक की उन्होंने खुद से अपने स्वतः ही शुरू किए। तो उनमें भी अच्छी खासा उन्होंने अपना एक जगह बना ली है और उनको काफ़ी उनको ऐसा लगता है कि शहर में जाके कमाने की जरूरत नहीं है, जहाँ छोटे कस्बे में भी हैं तो वो इतना अर्न कर ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इससे संबंधित जितना ज्ञान और कौशल है, अगर वो किसी विद्यार्थी ने लिया है तो वो
आज के इस तकनीकी युग में वो कहीं पर भी जाकर, जैसे आप इंटरनेट की उपलब्धता सब जगह है, मोबाइल फोन्स सब जगह हैं, आजकल तो ओबी-वैन की जरूरत पड़ती भी नहीं बिना ओबी-वैन के, जिसको मोबाइल जर्नलिज्म कहा गया है, उसकी मदद से आप पत्रकारिता कहीं का पर भी कार्य बैठे और कहीं पर भी बैठकर ये कार्य कर सकते हैं। आप ऐसे कितने सारे लोगों से आप मिल सकते हैं जिन्होंने मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों से, उनको जो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग का काम कहते हैं या मीडिया से रिलेटेड वीडियो प्रोडक्शन कहते हैं, वो यहाँ बैठकर उनका वो कार्य करके वापस दे देते हैं, और उन्होंने उस व्यक्ति को देखा भी नहीं है फिजिकली तो कि मैं किन के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये सब डिजिटली हो रहा है। तो इस डिजिटल एज में आपके लिए अपने रीजनल क्षेत्र में भी उसकी खूबसूरती ये है कि आपको किसी महानगर की भीड़भाड़ में जाने के बजाय आप जहाँ पे हैं आप वहाँ पर रहकर भी कार्य कर सकते हैं, अगर आपका इसमें प्रशिक्षण अच्छा है। तो मैं बार बार प्रशिक्षण इसलिए कह रहा हूं कि आपको मीडिया से संबंधित उपकरण चलाना, आपको अच्छी खबर लिखना, समाचार लिखना, ये सारी चीजें अगर आती हैं तो फिर आपके लिए ये संभव है। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा मोहम्मद सादिक को, मैंने 4 साल ये काम किया है राजस्थान में, जयपुर में बैठ करके देश दुनिया के अखबारों को मैंने कंटेंट भेजा है, खबरें भेजी हैं यहाँ से खुद बैठ करके। मैं राजस्थान में था और अच्छा खासा काम किया मैंने, और बहुत संतुष्टि मेरे को रही थी सर, आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी संतुष्टि मेरे को बहुत मिली थी। तो राजस्थान में बहुत भरपूर संभावनाएं हैं, रीजनल पत्रकारिता अपने आप में बहुत उठ रही है सर, स्टडीज आ रही हैं, अब हिंदी का कंटेंट पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा चलने लग गया है, जो देशज कंटेंट है जिसकी हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल वो कंटेंट भी बहुत आने लग गया है। तो अपार संभावनाएं हैं, आप अपने राज्य में बैठे हुए, अपने घर बैठे हुए यहाँ से कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, उसने तो बहुत आसान कर ही दिया है, बहुत आसान कर दिया। सर मेरा एक सवाल यह है कि आजकल का दौर वेब पोर्टल्स का है, और वेब पोर्टल्स की हम लोग बात करते हैं तो पत्रकारिता काफ़ी हद तक कंटेंट राइटिंग को लेकर के कभी कभी सिमट जाती है, अमूमन नहीं कह रहा हूं पर कभी कभी ऐसा होता है सिमट जाती है। ऐसे में किसी बच्चे को जब देखते हैं तो एआई का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल प्ले करने लग जाती है। तो एकेडमिक्स अपने आप को, आपकी जो दुनिया है जहां से बच्चे निकल रहे हैं, वो किस प्रकार बच्चों को तैयार कर रही है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा अनुराग जी आपने। देखिए एआई जब से आया है, विशेष रूप से चैट जीपीटी जब से आया है जी, मैं एक बदलाव विद्यार्थियों में देख रहा हूँ, यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हैं, कि जो इनको सीखने के लिए हम इनको असाइनमेंट्स देते हैं तो उन असाइनमेंट्स पे चैट जीपीटी की छाप दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वो वहाँ से ले आए हैं। तो ये देखिए एआई को लेके पूरी दुनिया तो 2 हिस्सों में तो बटी हुई है कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं या इसके फायदे ज़्यादा हैं, लेकिन जब इसको समग्र रूप से देखेंगे तो आप इस निर्भर करता है इस पे आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि एआई कभी भी आपकी स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। 100% कंटेंट देखिए वो फैक्ट बेस्ड कार्य करता है, उसके पास जितने तथ्य जमा हैं उन्हीं तथ्यों को आपके सामने पेश कर सकता है, उसके अलावा भावनात्मक लेखन या उसका इमोशनल उसमें कोई ज़्यादा दखल अंदाजी है नहीं, वो कार्य आप ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी जब मेरे साथियों से बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि इनफैक्ट ट्रांसलेशन वाले जॉब्स या कंटेंट राइटिंग में भी एआई बहुत जगह सफल नहीं है, वो कंटेंट उस स्तर का नहीं लिख सकता जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति खुद लिख सकता है। तो अब उसकी उस चुनौतियों को हम इस तरह से देखते हैं कि जब कि विद्यार्थियों से ही कहते हैं कि अगर जो कंटेंट एआई लिख देगा तो आपको स्वाभाविक तौर पे एआई से आगे रहना है, तो आपको एआई से आगे दौड़ना है, इसलिए आप इस स्तर को आगे पार कर जाइए, आप अपने कौशल को, लेखन कौशल को, रचनात्मक लेखन को उससे बेहतर कर लीजिए, तो आपकी संभावनाएं एआई नहीं खा सकता। और इसलिए हम लगातार, चाहे वो पीआर में हो चाहे वो जर्नलिज्म में हो, हम विद्यार्थियों से यही कहते हैं कि चैट जीपीटी के कंटेंट को हम आपके असाइनमेंट के साथ ही देख लेते हैं कि ये वहां से लिया गया, निकल गया है। मैं आपको सर एक बात बताना चाहता हूं, और मैं ये आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल था आपका ये सर। हम लोग कॉर्पोरेट में भी होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग क्या होता है कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है कि बॉट होता है, बॉट कस्टमर से उनकी ज़रूरत से समझ रहा है, और उनको आप देखते हो भाई कि एक के लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं, 3 दबाएं, 4 दबाएं, बॉट आ गया, लोगों को लगने लगा भाई कि नौकरी चली जाएंगी। बॉट आज भी बड़े साधारण काम कर रहे हैं, जिन कामों में कौशल की ज़रूरत है वहाँ तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही उन्होंने। तो एक समय अभी सब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एआई एक समय के बाद में बहुत प्रभावी दिखाई भी नहीं देगा किसी भी फील्ड में। देखिए ये मीडिया में जो प्रयोग हुए हैं पिछले 50, 60, 70 साल में देखेंगे तो एक टेक्नोलॉजी के आने से दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा ये कहा गया कि ये दूसरी कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी।
प्रिंट मीडिया के लिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, प्रिंट की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, इसकी जाएगी। प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। आप न्यू मीडिया आया तो भी स्वाभाविक तौर पे, हाँ ये जरूर है कि हर तकनीक की जो इन्वेंशन है वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेकर आता है, और अच्छा बदलाव लेकर और के वो भी आता बदलाव है। लेकर आता है क्योंकि जो पहले वाला मीडिया चल रहा होता है वो अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर प्रिंट मीडिया की अगर आप कहेंगे तो आज भी उतना ही रेलिवेंट है, पाठक संख्या बढ़ रही है, आप सर्कुलेशंस भी बढ़ रही हैं, लेकिन उन्होंने खबरों की प्रस्तुति बदल दी है। सही बात है। क्योंकि अगर किसी ने जो आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज का स्टाइल चला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या जो छोटे छोटे खबरों के रूप में 2-2 लाइन में इस तरह के पोर्टल्स या इस तरह के एप्स आ गए हैं, वो जो आपको बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में पेश करने लगे हैं, तो उस दौर में सबको पता है कि ये फैक्ट्स तो चले गए हैं, इसका डिटेल्ड विस्तार कहाँ है वो समाचार पत्रों ने ले लिया है। तो हम आज भी सुबह इंतजार करते हैं कि अखबार जी आएगा। हाँ। और एक स्टार्टअप भी है सर, जिसकी आप बिल्कुल सही बात करें, एक स्टार्टअप है जिसने कि खबरों को छोटा छोटा कर करके लोगों में पहुंचाया, वो भी हिट हुआ, वो स्टार्टअप भी हिट हुआ। और उसके साथ साथ पर जो प्रिंट मीडिया है आज, जिसको कि डिटेल में जानकारी चाहिए, वो तो फिर अखबार ही पढ़ता है, क्योंकि उसको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। जानने की भूख इंसान की सबसे बड़ी है 100%। और इसलिए अगर किसी ने उसको एक सूचना दे भी दी तो वो उसका विस्तार जाने बिना नहीं मानेगा। और ये स्वाभाविक है, जिसने उसको छोटी सी खबर दे दी अब उसको विस्तार में जानने के लिए सुबह न्यूज़पेपर का भी इंतजार करेगा। तो ये स्वाभाविक है कि किसी मीडिया को कोई टेक्नोलॉजी दूसरी रिप्लेस नहीं करेगी, उसमें बदलाव लेके आएगी। सर इसी से एक मेरा सवाल बनता है कि एक ज़माना था जब आप स्टूडेंट थे, जब आप पढ़ते थे, आप तो खैर IIMC से निकल के आप पास आउट हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। वो दौर था जबकि प्रिंट मीडिया निकल के बाहर आ रहा था। आज का दौर जो है ये 4G और 5G आ गए हैं, और सोशल मीडिया आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, हम सब चीज़ों को देखते हैं तो, और बच्चों के रुझान भी बदल गए हैं। मेरा सवाल ये है, हम खैर बच्चों के करियर के बारे में बात भी कर रहे हैं, पर मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चे आज भी पत्रकारिता को लेकर के उतने ही जुनूनी हैं जितने धर्मवीर भारती या रविंद्र कालिया हुआ करते थे, या अभी जो लेटेस्ट में हुए हैं? आपका बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है ये तो अगर 20 साल पहले मैं पत्रकारिता में आया, जब भारतीय जनसंचार संस्थान में हम पहुंचे, तो तब से भी अगर मैं इसको, हालांकि हमारे समय भी ये कहा जाता था कि आपसे पहले जो लोग आए वो बहुत बेहतर पत्रकार बन के निकले, लेकिन इन वर्षों में भी मैं अगर देखता हूं तो वो गंभीरता आज के विद्यार्थियों में, और वो कमी कहाँ दिखाई देती है, वो अध्ययन की कमी है। वो लोग पढ़ कम रहे हैं विद्यार्थी, तो यानी कि जो वो ऐसा लगता है कि वो गूगल के भरोसे हैं, कि गूगल से पूछ लिया जाएगा अगर कोई फैक्ट्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हैं, डिटेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हम किताबों के जरिए जो बहुत पढ़ के आते थे, पत्रिकाएं बहुत पढ़ते थे, तो साहित्यिक समझ उन पत्रकारों की ज़्यादा थी, भाषा की समझ उन पत्रकारों की बहुत ज़्यादा थी। आज वो सबसे ज़्यादा, हम अगर कहीं पे कोई कमी खलती है तो इसी की खलती है कि जो शीर्ष बड़े अखबार हैं उनमें भी अगर मैं पहले पेज पर भी अगर पेन लेके देखूं तो 100 जगह मैं, आपने मेरे दिल की बात उसमें मार्क कर दूंगा कि ये शब्द गलत लिखा गया है। और देखिए पहले कहा गया था और कहा जाता था हमें कि अगर अपनी भाषा ठीक करनी है तो अखबार पढ़ लीजिए सुबह, लेकिन हमने पढ़ा है सर, और ये अंग्रेजी है, हम सब हमारी जनरेशन के समय में सब लोगों ने अपनी भाषा ठीक रखने के लिए, लेकिन अगर हम कहेंगे कि धर्मवीर भारती, तो हमें लगता है कि हमें उनकी चर्चा करते हुए भी लगेगा कि, क्योंकि वो दौर अलग था। उन्होंने हिंदी भाषा को जिस स्तर पर पहुंचा दिया, जिस मुकाम पर पहुंचा दिया, और पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता खासतौर पर उसके जरिए वो आज एक नामुमकिन सी दिखती है। आज के जो युवा पीढ़ी में ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य केवल इतना है कि वो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हो जाए, उससे संबंधित कोई अच्छा रोजगार मिल जाए, और उसमें, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट से संबंधित कार्य भी देखता हूं, तो मेरे पास जितने लोग अप्रोच करते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे क्या जिनको हम अपना जॉब देना चाहते हैं, PR का काम देना, PR का काम है, तो वो पहला प्रश्न ये करते हैं कि हिंदी ठीक से लिखना और बोलना जानता है कि नहीं। 100%। तो अगर आप जानते हैं आधिकारिक भाषा तो पूरे देश की है, और अदरवाइज तो पूरा उत्तर भारत तो हिंदी में काम करता है, तो चाहे वो PR वाले हों, चाहे कंपनीज हों, सबको अपना विज्ञापन, जितने विज्ञापन हम देखते हैं हिंदी के, सब हिंदी में ही आते हैं सर। अब तो एडवर्टाइजमेंट भी हिंदी इंग्लिश हो गया है सारा, तो क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो लोगों तक पहुंचने का जरिया यही है, और वो विज्ञापन में अगर भाषा की बाधा आए तो फिर वो मैसेज ही नहीं दे पाएंगे। तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी भाषा कम से कम एक स्तरीय हो,
जो किसी भी, और वो किसी भी मीडिया में काम आएगी। जरूरी नहीं है कि वो केवल प्रिंट मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, न्यू मीडिया या चाहे पीआर में भी, सब जगह भाषा का अच्छा स्तर तो बहुत जरूरी चीज। मैं आपको सर एक बात बोलूं, आप एतराज ना करें तो, मैं हिंदी भाषा का उपयोग अखबारों में देखता हूं और मैं कभी कभी हिंदी भाषा का उपयोग होर्डिंग्स और ग्लो साइन पे देखता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि ग्लो साइंस पे और होर्डिंग्स पे हिंदी सही लिखी जाती है। वहाँ जाहिर को जाहिर लिखा जाएगा, अखबार में वो जाहिर हो जाता है। ये सही, देखिए वो, और वो ये मतलब कितनी सामान्य सी चीजें हैं ये, लेकिन उसका कारण यही है कि इस पीढ़ी के पत्रकार जो तैयार हो रहे हैं उनमें ये गंभीरता कम दिखाई देती है कि भाषा का अपना एक महत्व है और शब्दों का अपना एक महत्व है, सही शब्द की सही जगह है और उसका उपयोग उसी रूप में और जैसा लिखा जाता है वैसा ही होना चाहिए। वो अखरता है कहीं पर भी गलत लिखा हुआ, क्या बात। तो ये मुझे लगता है ये इसमें तो बदलाव की जरूरत है और हम कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम समय होता है ये इस कोशिश के लिए, क्योंकि ये जो खुद भी अपने आप बच्चा करता है ये भाषा संस्कार। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि पहले 10वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा पास करके आने तक बच्चों की भाषा का स्तर अपने आप ही बहुत सही होता था। अभी उस पर काम करना पड़ता है हमें ग्रेजुएशन और पीजी के स्तर पर भी। ये गलत बात है। तो मैं माफी चाहूंगा, कोई सवाल हमारे बच्चे को किसी से सर से पूछना हो, हमारे एक्सपर्ट से पूछना हो। सर मेरा नाम मनीषा है और मेरा सवाल ये है कि जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इनके, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हर एक फील्ड में। भाई बहुत बढ़िया सवाल पूछा सर। बिल्कुल भाई अब लड़ाई तो यही है कि प्रिंट मीडिया रहेगा, डिजिटल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, क्या नहीं रहेगा। देखिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है। सभी मीडिया में देखिए, पत्रकारिता में सबसे पहले जब प्रिंट मीडिया आया तो प्रिंट की विश्वसनीयता आज भी सर्वोच्च है और वो इसलिए है कि वो हड़बड़ी में समाचार नहीं देते हैं। वो सोचते हैं और जहां गेट कीपिंग बोलते हैं वहां पे कई हाथों से वो समाचार गुजरता है और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी गलत समाचार कल की तारीख में पाठकों तक न पहुंचे। ये स्तर धीरे धीरे कम होता है। ये टीवी में उससे थोड़ा कम दिखेगा, न्यू मीडिया में उसका अभाव काफी ज्यादा दिखेगा और इसलिए न्यू मीडिया की भी देखिए, न्यू मीडिया को पूरे को हम उस कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। जो न्यूज मीडिया है जिसको मुख्य धारा के मीडिया हाउसेज ही चलाते हैं, वहां अकाउंटेबिलिटी है, जिसको कहें कि वहां प्रतिबद्धता के साथ काम होता है। लेकिन जहां सोशल मीडिया है या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां गेटकीपिंग का अभाव है, यानी कि कोई भी ये देखने वाला या चेक करने वाला नहीं है कि जो चीज खबर के रूप में प्रस्तुत कर दी गई है वो सच है भी कि नहीं। हाँ, ठीक बात है। और उस हड़बड़ी में अगर वो लोगों तक पहुंचा दी गई है और वो स्वाभाविक है, जब आप देखेंगे कई बार तो हजारों लाखों तो लोगों तक पहुंची हुई सूचना भी आखिर में गलत साबित हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये तय करना है कि मुझे संतुष्टि कहाँ मिल रही है। जहां तक करियर के रूप में अपनाने की बात है तो प्रिंट मीडिया ज्यादा व्यवस्थित चलता है और जहां पर आपको एक समय होता है खुद को एनरिच करने का, जो कहते हैं समय के साथ सीखने का, वो वहां ज्यादा होता है। टीवी थोड़ा हड़बड़ी में काम करता है, समय की भी ज्यादा आपसे मांग होती है, तो वहां पे आपको पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा कम समय मिलेगा। और न्यू मीडिया की अपना एल्गोरिदम अलग तरह का ही है, तो वहां काम करने का तरीका भी अलग और वहां पे अर्न करने का भी तरीका अलग है। जो स्वाभाविक हो सकता है आपका प्रश्न भी हो कि वहां का एल्गोरिदम ही अलग चीज है। वो यहाँ देखा जाता है कि कैसे उससे कोई राजस्व प्राप्ति हो सकती है, केवल और केवल उसके लिए काम किया जाता है। पे आऊंगा सर, फेक वीडियो जो तमाम चीजें, फिर वहां पे इसलिए उसकी विश्वसनीयता का स्तर फिर, यानी ये इंडिविजुअल है, आपकी क्या प्रखर, आपकी क्या चॉइस है, आप उसको देखें। बिल्कुल, ये मुझे लगता है आपको जो पसंद है, जैसे मान लीजिए जिसको बहुत लिखना पसंद है तो फिर वो प्रिंट मीडिया ले जहां पे लिखने का अवसर मिले। आपने एक बात बोली सर कि वो खबर छाप दी जाती है और फिर खबर छाप देने की, या खबर बोल दी जाती है या लिख कर दी जाती है और उसके बाद पता पड़ता है कि वो खबर गलत थी। तो रोजगार का संभावना एक और ये बन गई है आजकल की, एक बहुत सारी वेब पोर्टल्स बन गए, फैक्ट चेक करके देते हैं वो लोग। तो उसमें भी रोजगार की संभावना है। देखिए, मैं ये फैक्ट चेक, और इससे तो मुझे एक ध्यान आया कि हम उसको बार बार इग्नोर कर जाते हैं। मीडिया में रिसर्च जो है, शोध संबंधी कार्य, वो कभी भी कम नहीं होता है और वो अलग अलग तरह का है कि पाठक क्या चाहता है, मार्केटिंग से
जैसे एक टारगेट ऑडियंस के नाते सबकी क्या उम्मीदें हैं, मार्केटिंग वाले भी उसका उपयोग करते हैं, तो रिसर्च रिलेटेड भी, वो मीडिया रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी संभावनाएं बराबर हैं। फैक्ट चेक में भी टीमें आजकल, क्योंकि ये गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचने से रोकना वो भी अपने आप में मीडिया की ही चुनौती है, जिसको भी हमें सबको स्वीकार करना है। और हम लोग लगातार इनके लिए कार्य करते हैं, हम इनको बताते रहते हैं, इनके लिए स्पेशल क्लासेस करवाते हैं कि फैक्ट चेक जरूरी है किसी भी, और ये पत्रकार के नाते बहुत जरूरी चीज़ है। मैं कई बार ये चीज़ें कहता हूँ कि एक कोई भी प्रोफेशन हो, मीडिया उन सबसे अलग है। एक डॉक्टर अगर कुछ बेईमानी करे तो वो एक पेशेंट को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एक जर्नलिस्ट अगर कोई बेईमानी कर रहा है, एक पत्रकार, तो वो हजारों लाखों पाठकों को उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि या तो वो गलत इंफॉर्मेशन ले रहा है, या वो गलत परसेप्शन बना रहा है, धारणा बना रहा है, या उसके अंदर कोई एंगर, कोई हेट जन्म लेगी अगर उस खबर से बेईमानी एक पत्रकार ने कर दी है। तो ये पेशा अपने आप में, जहां से हम शुरू हुए थे कि इसमें पत्रकारिता में संभावना है, पत्रकारिता एक पेशे से ज्यादा जिम्मेदारी का कार्य है, और इसलिए यहाँ पे कम वेतन पर भी काम करते हैं, लेकिन आपको वो संतुष्टि जो कि जो अच्छी सूचनाएं, अच्छे समाचार अपने लोगों तक पहुंचाएं, वो संतुष्टि उस वेतन से ज्यादा बड़ी होती है। पर लेकिन परिवार चलाना होता है तो स्वाभाविक तौर पे आप देखते हैं कि इसमें ग्रोथ कितनी है, और ग्रोथ भी जो मेरे सहित कितने लोगों ने कार्य किया ही है, और अपना परिवार भी इसी से चलाया, सम्मानपूर्वक नौकरी करते हुए भी। मैं एक और कोई सवाल, देखिए 3 तरह की चीजें होती हैं सर, पत्रकारिता की बात की आपने, पत्रकारिता है, पीआर है, और एक बड़ा फील्ड है एडवर्टाइजिंग भी है। तो किसी बच्चे को, कोई हमारे बीच में है जो कुछ काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से काम जुड़े हुए हैं फील्ड से? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है, और मैं एडवर्टाइजिंग एंड पीआर से अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और मेरा करियर कॉर्पोरेट में जाना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे पीआर के क्षेत्र में रहते हुए अपने आप को सेफ रखूँ, और कैसे अपना करियर बना सकता हूँ इसके अंदर पीआर पे काम करके? मैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीआर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या आप काम कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में? अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, और पीआर के क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ कॉर्पोरेट से कनेक्ट रह के। तो मैं कैसे अपना करियर बना सकता हूँ कॉर्पोरेट फील्ड में जाकर? मैं बिल्कुल इनका प्रश्न मैं समझ गया। देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसमें जैसे बाकी क्षेत्र हैं, से मार्केटिंग वाले लोग भी काम करते हैं, वैसे ही पीआर की टीम्स भी वहाँ काम करती हैं। तो पीआर के नाते, एक पीआरओ के नाते, या वहाँ पे कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट या कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, इस तरह के पद होते हैं। कार्य तो जनसंपर्क का ही है, पब्लिक रिलेशंस का ही है। कॉरपोरेट सेक्टर की डिमांड थोड़ी अलग होती है, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर की समझ का ही होना, कि आप कॉरपोरेट सेक्टर को, उनकी फंक्शनिंग को कितना समझते हैं, या एक कंपनी कार्य करती है, शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, शेयर बाजार में उसका प्रभाव होता है, निवेशक होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई पैनिक हो गया, कोई क्राइसिस हो गया। हाँ, ऐसी क्राइसिस को तो आप कब उसका मैनेज कर पाएंगे, उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, अगर आपका नॉलेज उस कॉर्पोरेट सेक्टर के, उस क्षेत्र का नहीं है। तो या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या आपके मान लीजिए सालाना परिणाम घोषित करती हैं कंपनीज, तो आपको पता ही नहीं है कि इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, तो उसमें कॉर्पोरेट से संबंधित जितना ज्ञान होता है उसको अगर आप कर लेते हैं, और जो मीडिया की बेसिक स्किल्स हैं कि आपको अच्छा लिखना आता है, या जो सूचनाएं देनी है कंपनी के बिहाफ पर वो दे पाते हैं, मीडिया को अगर समाचार देने हैं, प्रेस रिलीजेस देनी है, वो ठीक से लिख के दे पाते हैं, तो वहाँ पे ये संभावनाएं बनती हैं। वहाँ पे सीधे किसी कंपनी के विभाग में इसकी संभावनाओं से ज़्यादा जनसंपर्क एजेंसियों के जरिए ये संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका भरोसा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी कंपनी, उनका भरोसा जो पीआर एजेंसीज होती हैं उन पर ज़्यादा होता है, और ये मल्टीनेशनल से लेके नेशनल और रीजनल तक बड़ी संख्या में है। और बड़ी बड़ी, पर एक बात इसमें ये भी है सर कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डिपार्टमेंट रखती भी हैं। हाँ, वो रखती है, लेकिन देखिए कि जैसे हर तरह की क्राइसिस से निपटने वाला या हर तरह के विषय की जानकारी रखने वाला जनसंपर्क अधिकारी आप अपनी टीम में नहीं रख सकते। तो उनके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि वो किसी पीआर एजेंसी की सेवाएं ले लें, और वो व्यक्ति फिर कोऑर्डिनेट करता है पीआर एजेंसी और कंपनी के बीच में अपनी पीआर टीम का। तो ये दोनों स्तर पर इस तरह की संभावनाएं होती हैं। अगर आप इस अपने कोर्स के दौरान इस तरह की स्किल्स को अच्छे से ठीक से सीख लेते हैं, तो वो संभावनाएं हमेशा खुलती हैं। और क्योंकि वो सेक्टर बड़ा है, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो कॉर्पोरेट सेक्टर ही है, तो वहाँ संभावनाएं आपके लिए जनसंपर्क में भी होती हैं, और जहाँ तक विज्ञापन में है तो विज्ञापन में भी होती हैं। विज्ञापन जनसंपर्क से थोड़ा अलग इस रूप में है कि विज्ञापन क्रिएटिविटी वाला फील्ड है, और ये भी नहीं है कि देखिए वहां पे कि कोई कहे कि इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में है। रचनात्मकता किसी में भी हो सकती है, और हिंदी पट्टी से आने वाले उत्तर भारत के कई सारे ऐसे जीनियस लोग हैं जो
एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के सिरमौर हैं। हमारे पीयूष पांडे जी बहुत राजस्थान बड़ा के ही नाम अपने। है। और इस तरह के जो प्रसून जोशी भी इनफैक्ट आप कह सकते हैं, तो इन लोगों की सबका हिंदी क्षेत्र के ये लोग हैं, हिंदी में सोचते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए भाषा बाधा नहीं है। तो अगर आपको वहाँ पे अमूमन जो इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जो एंट्री मिलती है वो कॉपीराइटर के नाते मिलती है, विज्ञापन की कॉपी लेखन। और कॉपीराइटर, कैप्शन राइटर भी होता है। हाँ, और वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल बड़े विज्ञापन में सीधे गए, आप जिंगल्स में या रेडियो के लिए राइटिंग में, एफएम के लिए जो विज्ञापन आते हैं राइटिंग में, कहीं से भी। और ये इसका विस्तार इतना हुआ है, जिस व्यक्ति को भी इस पे रुचि हो और जो उस तरफ अपने आप को प्रयासरत करेगा, तो उसके लिए संभावनाएं खूब दिखती हैं। और वो अगेन उसके लिए रीजन भी कोई बड़ी बाधा नहीं है। मैं आपको जयपुर जैसे शहर में बैठ के भी कर सकते हैं। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता। एक कंपनी है, एक जिंगल बनाने का 1 लाख रुपए देती है, राजस्थान की कंपनी है। बिल्कुल, तो ये जिंगल बनाने का 1 लाख मीडिया रुपए प्रोडक्शन के लिए, जिसको अगर हम कहें मीडिया, देखिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री नाम से जो शब्द चलता है, तो उसमें न्यूज और नॉन न्यूज दोनों फील्ड आ गए और दोनों क्षेत्रों में रोजगार की बहुत संभावना है। न्यूज सेगमेंट में आपको लगता है कि वहां आपको करियर की उतनी उड़ान नहीं मिल पा रही है, या आप अपने उस वेतन से संतुष्ट नहीं है, तो अब नॉन न्यूज के फील्ड में अपने आप को क्रिएटिविटी अपनी बेहतर करते जाएंगे, आप वहां पे अपनी अच्छी सैलरी भी लेते जाएंगे। सही बात। तो ये रोजगार की संभावनाओं की सीमाएं वहां भी नहीं है, आप वहां तक भी जा सकते हैं अगर अपने आप को अच्छा स्किल्ड और नॉलेज इस फील्ड का ले लेते हैं। क्या बात बोली सर आपने। एक बात सर जो मैंने अक्सर महसूस करी, पत्रकारिता में मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 काइंड ऑफ ना ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता से जुड़ा रहा है और लंबे अरसे से। अक्सर मैंने देखा है कि पत्रकारिता में काम करने वाले लोग 15 साल, 20 साल, 30 साल किसी संस्था से जुड़े रहते हैं। और एक फिर जो नई पौधा आ रही है, जो आप तैयार करके जिनको भेज रहे हैं, जिनको आप बिल्कुल तैयार, तो आपस में कभी कभी अच्छा हमें सिखाएगा, हमें पढ़ाने वाला है, आजकल का बच्चा है, बच्ची है, हमें पढ़ाएगा। तो आपके सामने जब बच्चे निकल के, जब यहाँ से बच्चे जाते हैं आपके संस्थानों से वहाँ पहुँचते हैं, तो थोड़ा सा एक आपस में ना एक टकराव सी पैदा होता होगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जाहिर सी बात है कि आप इस बात से भी रूबरू होंगे कि जो ट्रेडिशनल जो ग्रुप रहा है, तो इन बच्चों को कैसे फिर आप उनको तैयार करते? नहीं, देखिए, ये तो जब हम लोग विद्यार्थी से निकलकर हम लोग भी इंडस्ट्री में गए थे, तो हमारे सामने भी ये प्रश्न होता था। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि ओल्ड इज गोल्ड। उस मीडिया क्षेत्र में जो उन्होंने अनुभव ले लिया है, उस अनुभव को आप मीट नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि आप नए दौर में कुछ नए तरह की टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके पास हो, आप कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर चलाने में ज्यादा परफेक्ट हो, या कैमरा हैंडल करने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, ये इस तरह का हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान का स्तर है उस मामले में, या अच्छी भाषा के ज्ञान के मामले में, वो कहीं ना कहीं आपसे बेहतर होंगे। तो आपको उनसे सीखने की जरूरत है। उनको ये कभी कहीं भी रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत सुपीरियर हो या आप उनसे बहुत ज्यादा जानते हो। ऐसा करके आप उनसे सीख नहीं सकते। आप उनसे सीखिए जो ज्ञान उनके पास है, और आपको समय मिले तो बड़ी विनम्रता के साथ उनको भी ये बताइए कि ये चीजें मैं सर जानता हूं। और हाँ, मैं ये कह रहा हूं, उनको भी ज्ञान की जरूरत है। वो स्वाभाविक तौर पे देखिए, अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको खुद इनवाइट करते हैं कि अगर ये सब जानते हो तो यार हमें भी बताओ। क्या बात। और ये बहुत उससे देखिए, एक संस्थान में काम करते हैं तो संस्थान में हर तरह के लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी अपनी जगह बनाइए, लेकिन उनकी जगह को भर के आपको नहीं बनाना है, उनकी जगह खा के अपनी जगह नहीं बनानी है। बना भी नहीं सकते आप, क्योंकि उन्होंने 20 साल दिया है, तो अपने आप को कैसे वहां पे सस्टेन कराना है, टिका के रखना है, उसके हथियार उनके पास हैं। तो वो जो आपसे बेहतर जानते हैं उसका उपयोग करेंगे। इसलिए बेहतर है कि उनसे सीखिए और अपने को जो जानते हैं उसका उपयोग कीजिए। तो आप अपने आप को और बेहतर पत्रकार या बहुत बेहतर जनसंपर्क कर्मी आप बनाइए। बहुत सुंदर। कोई सवाल हमारे बच्चे और कोई पूछना चाहेंगे तो? जी हाँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय कुमार है एंड मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के अंदर। उसी के समानांतर मैंने अपनी खुद की पीआर कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करी है। अच्छा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक पीआर फर्म के अंदर नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन स्टार्ट ऑफ माय फेज ऑफ माय कंपनी कैसे मैं अपनी नेटवर्किंग पे काम करता हूँ, कैसे उसको बिल्ड कर सकता हूँ एक बड़े लेवल पे। नेटवर्किंग का सवाल है आपका। कैसे नेटवर्किंग को आप अपनी इंप्रूव करें कि आपका जो स्टार्टअप है वो उसको आप एक लेवल पे लेके चले जाएं। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, बहुत ही कमाल की बात है। ये जनसंपर्क में जो आप सेवाएं देते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जितने लोग भी जनसंपर्क एजेंसी बनाते हैं वो लोग पहले या तो जर्नलिस्ट रहे, पत्रकार रहे, या जनसंपर्क कर्मी रहे। जी। तो खुद ने बहुत सारा उसको प्रैक्टिस किया है।
सीखा है और जनसंपर्क एजेंसी के नाते कैसे सेवाएं देनी है, क्या क्या उसमें कार्य होता है, वो सारे A to Z सारी चीज़ें उन्होंने समझी हैं, उसके बाद उन्होंने शुरू किया है। तो और जनसंपर्क एजेंसीज, जैसा मैं पहले बता रहा था कि मल्टीनेशनल से लेके नेशनल तक बड़ी संख्या में है, बहुत सारी हैं। इन सब के बीच में आप अपने आप को कैसे स्टैंड करेंगे, और आपका नेटवर्क से मतलब मैं अगर ये मान के चलूं कि आप जनसंपर्क कर्मी के नाते क्लाइंट के लिए पीआर का कार्य करेंगे, मीडिया कर्मियों से आपका कैसा संपर्क है, या आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, ये अगर है तो वो आपकी जब तक विश्वसनीयता धीरे धीरे बढ़ेगी। और शुरुआत में आपको बहुत बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। देखिए जितना देश में बड़े टॉप कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके पास भी पीआर एजेंसीज हैं, उनका कार्य भी कोई हैंडल कर रहा है, लेकिन वो एजेंसीज भी मल्टीनेशनल हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और वो जिसको अकाउंट हैंडलिंग बोलते हैं कि इस सर्विस के बदले हम क्या भुगतान करेंगे, वो अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। तो आप अपना छोटा साइज अपनी एजेंसी का है, अमाउंट भी छोटा रखिए, और आप जिन भी लोगों से मिले किसी भी क्षेत्र के, एजुकेशन में, हेल्थ में, उनसे कहिए, या आजकल तो इंडिविजुअली जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए भी आप कह सकते हैं कि मैं पीआर एजेंसी के नाते मैं यही सर्विस देता हूं कि आपका अकाउंट हैंडल कर दूंगा। तो इस तरह के कार्यों से शुरू करें, और वो धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा, एक दूसरे को वो बताएंगे कि जिनसे मैं काम करवा रहा हूँ ये अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। एक बात और है सर, जहां तक नेटवर्किंग की बात है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जिसपे बहुत सारे कॉर्पोरेट, स्वाभाविक, ये आप उस पे जाएं, आप उस पे लोगों से जुड़ें, वो करें। और जो सर ने बात बोली, मैं आपको एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी है, उसको चलाने वाली बहुत यंग एक उसकी एंटरप्रेन्योर हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बोला मेरे लिए आज भी सबसे बड़ा काम नेटवर्किंग का, पीआर का जो करता है वो करता है टेस्टिमोनियल्स, आपके कस्टमर की कही हुई बात आपके लिए। बोला मेरा क्लाइंट अगर मुझसे खुश है, और ये खुद इंटरव्यू पे कह रही है वो कि मेरा क्लाइंट अगर मुझसे खुश है तो मुझे 4 क्लाइंट और देता है। तो नेटवर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो ये होगी कि आप कितना बढ़िया काम करके उनको दे देते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र सेटिस्फेक्शन पे है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, वहां पे कितना अच्छा उसको लगा। मैंने पिछले 20 साल में अपने ऐसे दोस्त, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया, और आज वो उनकी पीआर एजेंसीज ठीक ठीक जगह पर स्टैंड करती हैं, जिनके पास 50-100 क्लाइंट्स भी हैं और पूरी टीम भी है, 40-50 लोगों की टीम से वो पूरी एजेंसी रन कराते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक, क्योंकि शुरुआत में ऐसे लोगों को आपको अगर अपने साथ टीम भी जोड़नी होगी तो लोग बचते हैं कि ये तो कुछ नया शुरू किया है, सब लोग एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड में बड़ी जगह पर काम करना चाहते हैं। तो आप जो अपनी टीम बनाएंगे उसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं काम करना चाहेंगे, तो आपके लिए ये चुनौती तो होगी। लेकिन जैसे ही उनको इस बात पर भरोसा आ जाएगा, आपके आइडिया पर और आपके काम काज पर, तो लोग जुड़ने लगेंगे, और जिन लोगों के लिए आप काम करेंगे वो दूसरी जगह पर ये कहेंगे कि नहीं अच्छा बेहतर कार्य करते हैं, तो आपकी टीम भी बनती चली जाएगी और आपको क्लाइंट भी मिलेंगे। सर मैं एक सवाल और ले लेता हूं, वो आखिरी सवाल होगा, फिर अपन बात करेंगे। हमारे बच्चे कोई और कुछ सवाल पूछना चाहें ऑडियंस में से? नमस्कार सर, मेरा नाम जेठाराम पवार है और मैं पब्लिक रिलेशन एवं एडवर्टाइजमेंट का छात्र हूं। मेरा सवाल ये है कि वर्तमान के अंदर पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल पीआर के अंदर इसमें रोजगार की क्या संभावना है? पॉलिटिकल पीआर, सर क्या सवाल है, आज का हॉट टॉपिक तो ये है सर। बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस का सब जो पहला इमरजेंस हुआ वो केवल पॉलिटिकल पीआर के लिए ही हुआ था। अच्छा। अमेरिका में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, जब अगर आधुनिक जनसंपर्क को कहें तो ये पॉलिटिकल ओपिनियन को अपने फेवर में करने के मकसद से ही पीआर की शुरुआत की गई थी, और कॉर्पोरेट सेक्टर में तो उसके बाद में देर से आया। तो जिनको फादर ऑफ पीआर दुनिया में कहा जाता है, वो उन्होंने ही पॉलिटिकल पीआर का एक तरह से सबसे पहला प्रयोग पॉलिटिकल पीआर का किया था। कमाल की जानकारी। तो इन्होंने ये, वो अमेरिका में एडवर्ड एल बर्नेस जिनको बोला जाता है, वो फादर ऑफ पीआर कहलाते हैं। तो देखिए, पॉलिटिक्स में तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सेक्टर में ही सबसे ज्यादा उपयोग पीआर का किया गया। कॉर्पोरेट तो बाद में उसमें अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए या उनको बेहतर रखने के लिए उपयोग करने लगा। लेकिन जो एक ग्रीस जो कहावत है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डेई, हाँ जी, कि जनता की आवाज भगवान की आवाज है, तो पब्लिक की आवाज हमारे फेवर में है कि नहीं, इसके लिए हर पॉलिटिकल सेगमेंट, चाहे पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, वो पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने के लिए जनसंपर्क का उपयोग करती ही है। और इसलिए आज पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिकन चुनाव देख लीजिए, चाहे भारतीय चुनाव देख लीजिए, या आप अपने क्षेत्र में भी, राजस्थान में, या जो भी व्यक्ति चुनाव में जाता है,
पीआर की पूरी टीम चुनाव के दौरान उनके साथ कार्य करती काम है कर रही है। और वो उनकी पीआर टीम है बेसिकली। उसका कार्य यही है कि वो कैसे उनकी बेहतर छवि लोगों के बीच में या कहें मतदाताओं के बीच में पेश करे ताकि वो ओपिनियन उनके फेवर में हो और वो चुनाव जीत सकें, या सरकारें जिनको फिर से मैंडेट मिल सके ऐसी अपनी नीतियों की छवि लोगों के बीच में बना सकें। तो पॉलिटिकल पीआर में बहुत स्कोप है। जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पीआर एजेंसीज कार्य करती हैं उनके पास पॉलिटिकल पीआर करने वाले, जो पीके का नाम आपने बहुत राजस्थान मतलब देश में सुना होगा, प्रशांत किशोर इसी काम के लिए जाने जाते हैं कि पॉलिटिकल पीआर के एक्सपर्ट हैं। हाँ। और युवा चाहते हैं कि उनकी तरह पीआर करें और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। और वो जानते हैं कि पीआर की रणनीति कैसे बनानी है, पीआर स्ट्रेटजी, जिसको पीआर कैंपेन कहते हैं, जनसंपर्क अभियान, कि एक पीआर कैंपेन ऐसा तैयार हो कि किसी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी की छवि को वो लोगों के बीच में स्थापित करे। इस पर बहुत सारे लोगों ने खूब सारा लिखा भी है, आप विद्यार्थी के नाते पढ़ते भी होंगे। वो कार्य आपको सीखना है कि कैसे, और ये झूठ पर आधारित नहीं होता। जनसंपर्क का पहला प्रिंसिपल ही ये है कि आप अपने नेता की, आप अपने जिस व्यक्ति के लिए कार्य करें उस व्यक्ति की, संगठन की, पॉलिटिकल पार्टी की, किसी की भी एक सच्ची सही इमेज लोगों के बीच लेके जाएं और उससे उम्मीद करें कि उस छवि पर वो लोग भरोसा करें और उसी से पॉलिटिकल पीआर आपका फल फूल सकता है। और एक बड़ा सेक्टर है, बड़ी संख्या में लोग इसमें कार्य भी करते हैं। अभी भी राजस्थान में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज, पीआर एजेंसीज हैं जो पॉलिटिकल पीआर को एज अ सेगमेंट कार्य करते हैं। सर, समय का अभाव रहेगा, मैं माफी चाहूंगा। चलते चलते हमारे बच्चों को और पूरे प्रांत के बच्चों को, देखने वालों को रोजगार से संबंधित जो जुड़े हुए हैं इस सेक्टर के साथ, क्या संदेश देना चाहेंगे आप रोजगार के संबंधित और पढ़ाई वढ़ाई के संबंधित, कैसे अपना करियर बनाए? वो लास्ट आपका मैसेज। जी देखिए, रोजगार के जो तमाम अवसर हैं विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जब आ जाते हैं क्लासरूम में या किसी पाठ्यक्रम में जी, उसके बाद भी कई बार मन बनाते हैं। अच्छा, तो अगर पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन या पूरा जनसंचार क्षेत्र किसी में अगर उसमें आ भी जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही है कि ईमानदारी से जो चीजें आपको सीखने की यहाँ हैं उनको ठीक से सीखते रहिए। और ये सीख लेने के बाद में पत्रकारिता को तो मैं विशेष रूप से इसलिए भी सबसे कहता हूं कि जनसंपर्क या जनसंचार और पत्रकारिता कह लें, इसका ज्ञान आप रोजगार के क्षेत्र में अगर पत्रकारिता नहीं भी करेंगे तो आपको दूसरे किसी क्षेत्र में जाने के लिए बेहतर व्यक्ति के रूप में पेश करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, आप अच्छा बोल पाते हैं, लिखने की कला आपकी अच्छी होती है और आप अच्छा तर्क भी कर पाते हैं। तो आप अगर किसी दूसरे क्षेत्र में भी जाके रोजगार लेना चाहेंगे तो ये आपके लिए मददगार होगा। और इसलिए जिस भी क्षेत्र में रोजगार बनाने की या कहें कि अपना करियर बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हो, उसमें अपना 100% दें, उससे संबंधित अपना ज्ञान जुटाएं, उससे संबंधित कौशल को सीखें। ये आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।